तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में, एकमात्र ऐसी संस्था जहां पे आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ साथियों, हमारे यहाँ सीजीपीएससी और व्यापम की भी कक्षाएं चल रही हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारी संस्था से संपर्क करें। साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। अब वीडियो सीरीज़ का नाम जो है वो टॉप एमसीक्यूज दर्शन सीरीज है। ठीक है, टॉप एमसीक्यूज दर्शन सीरीज है। दर्शन सीरीज के इसी क्रम में हम कल जो है जैन धर्म से संबंधित हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए थे प्राचीन भारत के इतिहास का। आज जो है हम बौद्ध धर्म से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न है साथियों कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूर्व में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, चलिए पहला। ठीक है, पहला क्या है? गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है साथियों, हम एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं। आशा करता हूं कि, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, पढ़ रखा होगा। तो हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट हल करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माता श्री कोलीय वंश से संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी भगवान बुद्ध को? एक सेकेंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को किस स्थान पे हुई थी? तो सी नंबर, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे इन सब ऑप्शंस के भी हम देखेंगे। आगे इन सब ऑप्शंस का क्या क्या है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम कुछ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। कहाँ पे? वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, वैशाली में क्या दिया? अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, और यहाँ से अपने निर्वाण की घोषणा की। तो निर्वाण की प्राप्ति भी कहाँ हुई थी इनको? वैशाली में हुई थी। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ, ये एग्जाम में पूछ चुका है, अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ही राजगीर में अपनी आस्था की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। ये जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए मेहनत करके एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ताकि सीधा सीधा आपके एग्जाम में वो प्रश्न दिखें। अगर ये आप वीडियो सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है ना, किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजात शत्रु।
ठीक ना, अजात शत्रु के द्वारा इसका संरक्षण दिया गया था प्रथम बौद्ध संगीति को। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक ना, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो उनका दूसरा नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में बुद्ध के जीवन में किस घटना को जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनका गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग। ठीक है, इसको महाभिनिष्क्रमण घटना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, और 30 से 40 क्वेश्चंस का सीरीज़ है तो थोड़ा समय लगता है। 20 से 25 मिनट का वीडियो चला जाता है, और इतना लंबा वीडियो अक्सर लोग नहीं देखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप क्या कीजिएगा पता है, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या है, आपका रिवीजन हो जाएगा। 1.25x पे या फिर 1.5x पे, 1.75x पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ठीक है, गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे साथियों? तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, 9वां नंबर। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, ठीक ना, पहला प्रवचन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना, प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था। जैसे कि गृह त्याग को महान भिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी, वैसे ही पहले प्रवचन को उनको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। तो ये कौन सा जगह है? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, तो कौन से भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन से भाषा में लिखे गए थे बौद्ध ग्रंथ? पाली भाषा में लिखे गए थे। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। अशोक क्या हुआ? बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। कब बने थे? कलिंग युद्ध के बाद, जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ था तब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? ठीक ना, कौन सा शब्द जो है बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा हर्मिका। ठीक है, हर्मिका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा शब्द क्या पूछा है? बौद्ध स्तूपों से। ठीक है, बौद्ध स्तूपों से। तो कोई लोग मंडप मार के आ जाएंगे, गोपुरम मार के आ जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्मिका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख, ठीक है,
किसके बारे में बात कर रहा है? किस अभिलेख में इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का एक्चुअल में जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुम्मनदेही अभिलेख। ठीक है, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। यहाँ पे आपको क्या है, ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक साथियों, आप बस ईमानदारी से जो है चैप्टर्स को पढ़िए, है ना। जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप ईमानदारी से पढ़िए, उसका रिवीजन कराने का जो जिम्मेदारी है वो हमारा है। ठीक है, बस आपको वीडियोस को देखना है और उसको बार बार मेमोराइज करना है, लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको एटलीस्ट चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अभी हम गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर नहीं भी है और अगर आपको इतिहास पढ़ने में बोर लगता है तो उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही मैं अपने इतिहास की क्लासेस भी यूट्यूब पे लेकर के आऊँगा। तो पूरी जिम्मेदारी हमारी है आपको ये चीज़ें रटाने की, याद कराने की। ठीक है, चलिए। और आपका फ़र्ज़ क्या है? आपका फ़र्ज़ ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्रीम दर्शन के जो टॉप मोस्ट दर्शन सीरीज़ का जो सीरीज़ चल रहा है उसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डायरेक्ट देखते हैं। 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था? अशोक के काल में, अशोक के शासन काल में। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आगे मैं अभी आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको रटाया एकदम जबान पे होंगी कि ऐसे ही आप ट्रिक बताएंगे और सीधे सीधे वो आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, तीसरा। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरा बौद्ध परिषद जो है, जिसको बोलते हैं कि मीटअप, ठीक है, मीटिंग, या बौद्ध संगिनी बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। चलिए, तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, अब हम देख लेते हैं अदर पॉइंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है, ये कहाँ किस शासक के शासन काल में हुई हैं, कब हुई हैं और इसकी अध्यक्षता किसने की हुई है? ठीक है, तो हम देखते हैं पहले किसने किया था अध्यक्षता? अजातशत्रु। ठीक है, और जगह कौन सा था? राजगृह। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। ठीक है, और कब की थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? काला अशोक। ठीक है, काला अशोक स्थान कहाँ था? वैशाली। ठीक है, वैशाली, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सब कामी थे। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरा अशोक। ठीक है, तीसरा अशोक राजा थे, है ना, इनके शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र, पटना। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। और कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। अगला देख लेते हैं। चौथा, राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, और स्थान कौन सा था? कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, और इसके अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने 72 ईस्वी में किया गया था। चलिए, अब सर आपने तो बोला था कि मैं ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए हम पहले देखते हैं। पहले हम राजा, ठीक है, राजा का ट्रिक देखेंगे। राजा ट्रिक, राजा का ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी चारों राजा हैं उनके पहले वर्ड को आप पकड़िए, पहले वर्ड को। ठीक है, पहले वर्ड को। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? अ। ठीक है, दूसरा क्या है? का। फिर तीसरा क्या है? अ, और चौथा क्या है? क। ठीक, तो इसका क्या होता है? अ का
अक, ठीक है, अका अक, है ना। अका अक से आप अजातशत्रु, कालास्तोक, अशोक और कनिष्क याद रख सकते हैं, ठीक है। अब स्थान ट्रिक, स्थान का ट्रिक देखते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला इसका भी पहला वर्ड को पकड़ना है, रा वे पा कु, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रा वे पा कु, ठीक है, रा वे पाकू, ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। तो रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। सर अब अध्यक्ष का भी आप ट्रिक बता दीजिए, ठीक है, आगे का आप एक एक वर्ड को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष में म स मो व, ठीक है, मस मो, ठीक है। तो म से महाकश्यप, स से सबकामी, म से मोगलीपुत्र और व से वसुमित। देखिए ये आपको ट्रिक ना सर इतने आसानी से आप ट्रिक बता दिए, कुछ स्टोरी क्रिएट कीजिए कुछ, देखिए इसमें कुछ स्टोरी क्रिएट करने वाली बात ही नहीं है। आप सीधा सीधा आपको अका अक ऐसे करके आप बार बार रटिए, ठीक ना। तो अका अक से आपको याद हो जाएगा कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक ना। वैशाली, रावे पाकू ऐसे करके बार बार मेमोराइज कीजिए, रावे पाकू रावे पाकू रावे पाकू। तो रावे पाकू से आपको क्या याद हो जाएगा, स्थान, ठीक ना, कौन सा जगह पे, कि कहाँ पे, किस स्थान पे वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा अध्यक्ष, ठीक ना। तो मस्ट मूव ऐसे करके याद रखिए। तो म से महाकश्यप, स से सबकामी, मो से मोगलीपुत्र और व से वसुमित्र, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें तामझाम कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि तीसरी बौद्ध संहिता में किसने अध्यक्षता की थी या उस समय के राजा कौन थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। चलिए, तो पहला क्या है, सारनाथ, पहला उपदेश इन्होंने बोध गया, इसको भी हम जानते हैं, है ना, बौद्ध संगीति कुशीनगर। तो क्या है, पावापुरी, ठीक है। पावापुरी जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। पावापुरी क्या है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, तो सारनाथ, ठीक है। सारनाथ कहाँ पे उपस्थित स्थित है, तो यूपी में, ठीक है, यूपी में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, जिसको उन्होंने अंतिम दीक्षा दी थी, वो व्यक्ति कौन था। तो इसमें कौन सा होगा आंसर, इसका सुभद्र होगा, ठीक है, सुभद्र। सुभद्र होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, किस धर्म के लिए बनाया, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। अगला देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। कभी कभी ये पूछ देता है विनय पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध से, जैन से है, और भी अलग अलग ऑप्शन, ठीक ना। तो विनय पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से है। तो इसमें क्या पूछा है, किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है, तो बौद्ध संघ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध संघ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलार कलाम कौन थे? ठीक है, अलार कलाम कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम कौन थे? तो कौन थे? ये बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। साथियों, आपको बोर तो नहीं लग रहा है? अगर बोर लग रहा होगा तो थोड़ा सा पानी पी करके आ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत किया जा रहा है ना। बाद में जब आप कोई भी एग्ज़ाम आएगा और 2 से 3 दिन पहले जब आप ऐसे ये वीडियो को स्क्रॉल करके और फटाफट रिवीजन करेंगे, तब आप याद रखेंगे कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में निरंतरता आवश्यक है ना, तो लगे रहना है ना। चलिए अगला देखते हैं। मैंने कल क्या बोला था कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि पढ़ते लिखते रहना आवश्यक है ना। तो लगातार प्रैक्टिस में बने रहिए। चलिए अगला देखते हैं। किसके शासनकाल में बुद्ध जो हैं कौशाम्बी आए थे? ठीक है, किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदायन के शासनकाल में बुद्ध कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? किसको? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है? तो हमने क्या देखा था पहले? अशोक देखा था। और किस अभिलेख से? तो रुम्मनदेही अभिलेख से। रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है, अभिलेख से हमको ये सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति किस स्थान में हुई थी? ठीक है, किस स्थान में हुई थी? तो मैंने ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? रावपाकू, ठीक है, रावपाकू, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछा है? पहली, ठीक ना, तो राजगृह, ठीक है, राजगृह में हुई थी। ठीक है, और दूसरा वैशाली, ठीक है, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम ट्रिक को याद कर लिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं, है ना। 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? 4 महान सत्यों की अवधारणा, ठीक ना, 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है सर, बौद्ध धर्म का एमसीक्यूज करा रहे हो, आंसर तो ऐसे ही बौद्ध धर्म है। अच्छा ठीक है, तो 4 महान सत्य बता दो। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। ये रहे 4 महान सत्य। ठीक है, ठीक, अगला देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य प्रमुख है। पहला, दुख। संसार में दुख ही दुख है ना, हर जगह दुख ही दुख है।
ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा था, ऐसा भगवान बुद्ध बोले। ठीक है, समुदाय, समुदाय क्या है, दुख के कारण है। समुदाय मतलब आप जहां आसपास रहते हैं, ठीक है, वही आपके एक्चुअल दुख का कारण होते हैं, जिससे आप प्रभावित। इसीलिए मनुष्य क्या होता है, एकांत खोजता है अपने जीवन में, एकांत, एकांत में ही उसको शांति मिलती है। ठीक है, और क्या है कि जैसे ही वो अपने आसपास के सोसाइटी से घिरा रहता है, अपने टॉक्सिक लोगों से घिरा रहता है, दोस्तों से घिरा रहता है, ठीक है, पड़ोसियों से घिरा रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुखी रहते हैं, है ना, वो दुखी रहते हैं। चलिए, निरोध दुख के निवारण का कारण है। ठीक है, दुख के निवारण है क्या, निरोध। ठीक है, मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। ठीक है, किसके लिए, दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग को हम अलग से जब गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हैं 4 सत्य। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश। सबसे पहले अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लिया। 4 आर्य सत्य, आप पूछोगे कि अरे 4 आर्य सत्य किस उपदेश में दी, लेकिन एग्जामिनर ने इसी में आंसर भी दे दिया, पहला उपदेश। और हम सबको पता है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है ना। त्रिरत्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम साथियों समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पता है इतिहास के क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता होगा। कई लोग तो आधे में वीडियो स्किप कर चुके होंगे, कई लोग जो टिके होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना चाहते होंगे। ठीक है, लेकिन टिके रहना है। कहने का मतलब ये है ना कि कभी भी आपके अंदर अगर धैर्य की कमी है तो आप कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति शायद नहीं कर पाए। ठीक है, शायद क्या नहीं कर पाए, आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा सा धैर्य बना करके टिके रहना पड़ता है। ठीक है, आदमी को मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर उसको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, ठीक है, तो उसके लिए निरंतरता ज़रूरी है ना। हाउ टू बी ए कंसिस्टेंट इन आवर लाइफ, ऐसे पूछते हैं लोग। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कैसे रहा। कभी कभी क्या होता है कि आप 2 दिन 4 बजे उठते हैं, तीसरे दिन फिर से 8 बजे उठना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेन क्या है कि आपके पास उठने का कोई उद्देश्य नहीं है ना, है ना। आप 2 दिन तो बहुत ही मस्त पढ़ते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि बस अब एग्ज़ाम तो आप ही निकालेंगे, लेकिन क्या होता है उसके बाद फिर आप तीसरे दिन से वही आलस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता। पर्पस पहले तो खोजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। ठीक है, वही आपको मोटिवेट करेगा, वही आपको मोटिवेशन देगा। ठीक है, अगर जिम जाने वाला बंदा अगर अपने दिमाग में फिटनेस गोल नहीं रखेगा तो वो कंटिन्यू जिम नहीं जा पाएगा, है ना। पढ़ने वाला बंदा अगर अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को नहीं रखेगा, ठीक ना, अपने ड्रीम को, अपने सपनों को नहीं रखेगा, तो वो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो कंटिन्यू, निरंतरता जो है वो आपके लक्ष्य के बार बार रिमाइंड करने से, बार बार दोहराने से वो निरंतरता अपने आप आ जाती है ना। रात को सोने से पहले थोड़ा सा करके देखिएगा कि मुझे ये बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। आप सवेरे ऑटोमेटिकली आप उठना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग को उद्देश्य मिल गया है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि करना क्या है ना। सबसे पहले अपना उद्देश्य फाइंड आउट कीजिए, है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे। ऐसे ही बहुत सी ज्ञान की बातें बीच बीच में चलते रहेंगी ताकि आप बोर ना हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, है ना। कौन ऐसा था जिसने बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, तो कौन था, देवदत्त। ठीक है, कौन था, देवदत्त जो था वो बुद्ध के ही जीवन काल में वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आत्मवाद किसका सिद्धांत है? आत्मवाद क्या है? किसका सिद्धांत है? ठीक ना। तो आत्मवाद किसका सिद्धांत है? तो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मवाद किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, संसार क्या है? अस्थिर है, सही बात है, और क्षणिक है ना, क्षणिक है। तो इसका किससे संबंध है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संसार क्या है? अस्थिर है, हर चीज परिवर्तनशील है। ठीक है, हर चीज परिवर्तनशील है ना। आज यहाँ पे बड़ा सा भवन है, बड़ा सा बिल्डिंग है, तो कल यहाँ पे मिट्टी होगा। परिवर्तनशील, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्षणिक है, आज ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, है ना, आज ये बोर्ड आपको दिख रहा है, कल आपको ये बोर्ड ना दिखे, हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ये क्षणिक है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। न तो आपका शरीर, ना आपका जो कुछ भी आपके पास है वो सब क्षणिक है ना। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कब आपके पास से चला जाए, कब आपके पास से दूर हो जाए, वो आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ठीक है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का क्या है? मूल समाहित है। ठीक है, मतलब किसमें? मतलब सम्राट अशोक का क्या है? विवरण है, कह सकते हैं। तो अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? ठीक है, अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है, इसमें सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, सब लोगों से सुनने को ये मिलता है कि सर इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है कि हम मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं ना। कोई भी चीज़ बोरिंग क्यों होता है पता है? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, है ना, आपकी रुचि उसमें नहीं है। तो आप खुद सोचिए, क्या आपको इतिहास जानने में रुचि नहीं है? कि मतलब आप अभी वर्तमान में हैं, आपका पास्ट, मतलब जो चीज़ें अभी हैं उसका इतिहास कैसा रहा होगा, ये चीज़ आपको जानने में रुचि नहीं है, तो फिर आपकी रुचि किस में है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन इतिहास जैसा सब्जेक्ट में जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है, जानने की लालसा इतनी होती है कि अब उसको क्या ही कहें, है ना। तो इतिहास जैसे सब्जेक्ट में लोग बोलते हैं कि सर बोर हो जाते हैं, तो मुझे तो कोई कहानियाँ इतिहास की सुनाते रहे, मैं दिन भर सुनता रहूँ, है ना, ऐसा है। लेकिन बोर नहीं होता हूँ, क्यों? क्योंकि जानने की इच्छा है ना, जानना है मुझे कि क्या हुआ था, है ना, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण की वजह से हुआ था। तो जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, जानने का ललक होना चाहिए, है ना, सीखने का ललक होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ें आपको बोरिंग नहीं लगेंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हुआ मैं स्किप नहीं किया इसको। ठीक ना, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? चैत्य किसको कहते हैं? चैत्य का अर्थ क्या है? प्रार्थना हॉल। बौद्ध वास्तुकला में प्रार्थना हॉल इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं वेदांत, मतलब नैतिक एवं सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ठीक ना, नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन किसमें संकलित हैं? ठीक है, महात्मा बुद्ध के किसमें संकलित है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सर कितना कितना क्वेश्चन करा रहे हो सर, नींद आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके देख लेना, हर चीज का सॉल्यूशन है, तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला देख लें। निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण शासक पूछा है, ट्रिक मैंने आपको बता चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है, हीनयान और महायान जिसको बोलते हैं, दो भागों में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया था। किसके समय में? कनिष्क के समय में। और कनिष्क किसका कौन सी बौद्ध संगीति का शासक था? तो चतुर्थ। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर। ऐसे याद रखना है। ठीक है, रिलेट कर करके याद रखना है, इंटरेस्ट ले लेकर के पढ़ना है। ठीक है, बोरियत नहीं छानी चाहिए। बोरियत जहाँ छाई तो समझ लीजिए कि आप उस काम के लिए नहीं बने हो, आपका मन कहीं और लग रहा है। तो जहाँ मन लग रहा है वहाँ मन को लगाइए, बिना मन को मारे दूसरे कामों को करेंगे तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट रहेगा। ठीक है, समझ में है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन दिए गए? ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारा जो है टॉप 38 MCQs का जो सीरीज का ये जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कल जैन धर्म कंप्लीट किया था, आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया है। अपने दोस्तों को बताइए कि अब इतिहास में और भी कोई सब्जेक्ट्स में टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा वीडियोस MCQ सीरीज लेकर के आ रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर के आ रहे हैं, जहां से सीधे सीधे तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न दिखने वाले हैं। ठीक है, आप खुद आकलन कीजिए कि मैंने 38 प्रश्न बनाए हैं। आप जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैंने कराए हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और परीक्षा का ये नियम होता है, परीक्षा का ये पैटर्न होता है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस को पहले प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विवादों से बचना होता है। ठीक है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनके आने की संभावना कहीं हद तक नए क्वेश्चनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साथियों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे ड्रीम दर्शन परिवार के साथ जुड़ें तथा अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, साथ ही साथ अभी हम इस सीरीज को रोकने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि आपके सब्जेक्ट को, आपके सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट न करा लें। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।